हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन AR क्लासेस यूट्यूब चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में ध्यान से देखिए हमें क्या पढ़ाई करनी है। आपको बता दूं, आज की ये वीडियो कक्षा 10 का विज्ञान का पाठ नंबर 2 है और ये पाठ नंबर 2 का नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। ये अम्ल, क्षार, लवण का ये वीडियो नंबर 2 है। इससे हम एक वीडियो पहले भी बना चुके हैं अम्ल, क्षार, लवण से संबंधित, जिसमें हमने बताया है आपको अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं और अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है। और इसके साथ साथ हमने बताया है आर्हेनियस के अनुसार अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा। इसके अलावा हमने बताया है लेवाइजर और डेविड के अनुसार अम्ल, क्षार तथा लवण के परिभाषा एग्जाम्पल के साथ। यदि आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो के यहाँ पे आई बटन पे कुछ देर बाद एक लिंक आएगी, वहाँ पे आप क्लिक करके आप पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से नहीं देखेंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर के देख सकते हैं। जब भी आप किसी वीडियो को देखिएगा तो क्रम से ही देखा कीजिए, ठीक है। क्रम से देखने से क्या होता है कि आपको पूरा समझ में आ जाएगा और पाठ में कहीं से दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। हम सबसे पहले समझेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। इसके बाद में अम्ल के प्रकार कितने होते हैं, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है, रासायनिक अम्ल क्या होता है, प्राकृतिक अम्ल क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है। आज की वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा इन्हीं दो टॉपिक पर, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले पढ़ाई करनी है उदासीनीकरण अभिक्रिया का। उदासीनीकरण अभिक्रिया का आपको बता दूं कि जब भी आप बैठा कीजिएगा आप पेन और कॉपी लेकर ही बैठिएगा, ताकि आपका साथ साथ नोट्स भी बनता चले, ठीक है। और इस तरह से एग्ज़ाम के टाइम जब नोट्स बनाए रखेंगे और समझे रहेंगे तो उस समय होता ये है कि रिवीज़न करते समय बहुत ही आसानी हो जाती है, ठीक है। और एक एक चीज़ समझाते हुए आपको एक एक चीज़ लिखते हुए चलेंगे और उसी हिसाब से आप भी एक एक चीज़ समझते हुए और लिखते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ध्यान दीजिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है ना। जब किसी अम्ल को हम क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है। आपको मैंने कल बताया था पिछले वाले वीडियो में, जब कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। क्या बनता है? लवण और जल बनता है, ठीक है। जब कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है, और लवण तथा जल बनने की जो प्रोसेस होती है, जो अभिक्रिया होती है ना, उसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो आप समझ चुके, हम इसको लिख लेते हैं और आप भी इसको नोट कीजिए, ध्यान से देखिएगा। क्या कहेंगे? जब कोई अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, किसके साथ? क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, ओके। किसके साथ? क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल बनने की, ठीक है, लवण तथा जल बनने की रासायनिक अभिक्रिया को, क्या चीज़? रासायनिक अभिक्रिया को, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी ना कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। इसका एग्जाम्पल हम समझते हैं, ठीक है। आप इसका एग्जाम्पल ज़रूर समझ लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक अम्ल है HCl, ओके। इसको हम अभिक्रिया करा रहे हैं, थोड़ा नीचे लिखते हैं ना। HCl एक अम्ल है, इसको हम NaOH क्षार के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा भाई? यहाँ पे बनेगा Na और Cl मिला करके बनाएगा NaCl प्लस H और H H2 और O, यानी H2O बना देगा, ठीक है। तो
अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं तो लवण और जल बन रहा है, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को बोलेंगे हम उदासीनीकरण। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। ठीक है, एक आंक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ओके, और एक क्षार ले रहा हूँ जिंक ऑक्साइड, ये भी क्षार है ना। मैंने आप लोगों को बताया था कल की वीडियो में कि क्षार क्या होता है। यदि क्षार ऑक्सीजन के रूप में उपस्थित हो, ऑक्साइड के रूप में उपस्थित हो, कोई भी धातु अगर ऑक्साइड के रूप में उपस्थित हो तो वो क्या होता है, क्षार। जिंक एक धातु है, इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्षार है। अगर मान लो कोई धातु के साथ OH भी जुड़ा रहेगा, यानी हाइड्रो ऑक्साइड, तब भी समझेंगे ये क्षार है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम जिंक ऑक्साइड का अभिक्रिया करवा रहे हैं ना, तो जिंक सल्फेट के SO4 के साथ अभिक्रिया जब करेगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट, यानी ZnSO4 प्लस यहाँ पे H2 है और O यहाँ पे, यानी कि हम बना देगा H2O। ठीक है, और इस अभिक्रिया का नाम लेंगे हम उदासीनीकरण। समझ में आया? और समझ लीजिए एक आंक, जैसे मान लेते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक अम्ल है, जब इसको हम अभिक्रिया करवा रहे हैं NaOH के साथ, ठीक है, तो क्या बनाएगा भाई, तो Na यहाँ से और NO3 यहाँ से, यानी सोडियम नाइट्रेट, यानी NaNO3 बनाएगा, प्लस में H और H, H2 और O, H2O बना देगा। तो ये जो अभिक्रिया हो रहा है इसको बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, आपको समझ में आ गई होगी, समझे कि नहीं समझे? तो अब हम समझते हैं, अगला टॉपिक है मेरा अम्ल के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ एसिड, यानी अम्ल के प्रकार। इसको इंग्लिश में लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ एसिड, ACID। राइटिंग मेरा सुंदर नहीं है, लेकिन आप जब भी नोट्स में लिखेंगे सुंदर अक्षरों में लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, जो अम्ल होता है वह आयन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनको दो आधार पर वर्गीकृत किया गया है। पहला है आयन के आधार पर, किसका, आयन के आधार पर, और एक दूसरा ये है कि उपस्थिति के आधार पर। क्या चीज़ के, उपस्थिति के आधार पर। बताऊंगा, समझाऊंगा, पहले आप जान लीजिए, उपस्थिति के आधार पर। ध्यान से समझिए, आयन के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है प्रबल अम्ल और दूसरा होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार से उपस्थिति के आधार पर भी ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होते हैं क्या चीज़, रासायनिक अम्ल, और दूसरा होता है प्राकृतिक अम्ल। यानी कि पहला रासायनिक अम्ल और दूसरा होता है प्राकृतिक अम्ल। ठीक है, इसको अच्छे से समझते हुए और नोट करते हुए चलेंगे ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आयन के आधार पर जो प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल होते हैं, इसका हम परिभाषा समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप डाल दीजिए हेडिंग, क्या चीज़, आयन के आधार पर, आयन के आधार पर अम्ल। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला कौन सा है, इसमें सबसे पहला है प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग एसिड, STRONGACID। स्ट्रॉन्ग एसिड इज इक्वल्स टू प्रबल अम्ल। ठीक है, ध्यान से समझिए किसे कहेंगे, ऐसा एसिड या ऐसा अम्ल
जिसे यदि हम जल में डालते हैं, कहाँ पे डालते हैं बाबू, जल में डालते हैं, तो जल में डालने के बाद वो पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए। वियोजित का मतलब होता है कि अपने आयनों में टूट जाए, ठीक है। यानी ऐसा अम्ल जिसे यदि जल में डाला जाए तो वह पूर्ण रूप से लगभग 100% कहो ना, यानी पूर्ण रूप से अपने आयनों में टूट जाए अर्थात वियोजित हो जाए, तो उसे हम बोलेंगे प्रबल अम्ल या स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इस पॉइंट को लिख लेते हैं, ठीक है। ऐसा अम्ल, क्या चीज़, ऐसा अम्ल जिसे जल में डालने पर, जिसे जल में, या फिर जो जल में, ऐसा लिखते हैं, जो जल में पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से ना, पूर्णतः वियोजित हो जाता है, पूर्णतः वियोजित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे ना। ऐसा अम्ल जिसे यदि जल में डाला जाए तो वह पूर्ण रूप से वियोजित हो जाए तो उसे हम बोलेंगे प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड बोलेंगे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, यानी उदाहरण, उदाहरण लिखें या एग्जाम्पल, चलो हिंदी में लिखते हैं, उदाहरण। आपको बता दूं, अभी तक हमने जो अम्ल पढ़ा था वो सारे जैसे मान लेते हैं कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना, ये एक प्रबल अम्ल है जो जल में डालने पर ये पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाता है। HNO3 ये भी हमारा प्रबल अम्ल है, यानी क्या चीज़, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और H2SO4 आदि, ये सब क्या है, ये सब प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अब समझते हैं हम दुर्बल अम्ल क्या होता है। इसका जस्ट अपोजिट है बाबू, ठीक है। अपोजिट क्या है लेकिन थोड़ा सा है, देखो, दुर्बल अम्ल, इसको हम बोलते हैं वीक एसिड, WEAKACID। दुर्बल अम्ल होता क्या है ना, ऐसा अम्ल जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, यानी पूरे तरीके से जल में घुलता, अपने आयनों में टूटता नहीं है। ऐसा अम्ल जिसे जल में डाला जाए तो पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटता है ना, अर्थात पूर्ण रूप से जल में वियोजित नहीं होती है, उसे हम बोलेंगे दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें ऐसा अम्ल, ऐसा अम्ल जो जल में, किसमें, जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, पूर्णतः वियोजित तो भाई होता है लेकिन पूर्णतः नहीं होता है, ठीक है। वियोजित, पूर्णतः वियोजित नहीं होता है, नहीं होता है, उसे दुर्बल अम्ल, ठीक है, उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं, कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। यानी दुर्बल अम्ल क्या होता है, इसका भी हम समझ लेते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल, ठीक है। अभी तक आप सभी लोग यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान देंगे, यदि मैं आपको बोलूँ HCN, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। इसके अलावा लिखें CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एथेनोइक अम्ल, ठीक है। और HCOOH आदि, ये सब जो है ना, ये सब दुर्बल अम्ल है। क्या है, ये सब दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इसे यदि जल में डाला जाए तो ये पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित नहीं होता है, ठीक है। ध्यान देंगे, इसको हम बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, इसका हम नाम लिख दे रहे हैं ना, हाइड्रोजन साइनाइड,
क्या चीज़, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ठीक है, और उसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल। क्या चीज़, मेथेनोइक अम्ल। इन सब का नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, यदि बोला जाए मेथेनोइक अम्ल तो आप बोलेंगे HCOOH। समझे कि नहीं समझे? ध्यान देंगे, आपको एक बहुत ही अच्छी बात बता रहे हैं। यदि पेड़ पौधे से या जीव जंतु से जो अम्ल प्राप्त होगा ना, वो अम्ल होते हैं कार्बनिक अम्ल। क्या होता है? कार्बनिक अम्ल। अभी तक ये सब अकार्बनिक है। ठीक है, ये जो दिख रहा है ऊपर, ये अकार्बनिक है। लेकिन ये सब जो है ये इसको पेड़ पौधे से प्राप्त किया गया है। कौन? हाइड्रोजन साइनाइड, एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, ये सब पेड़ पौधे या जीव जंतु से प्राप्त किया गया अम्ल होता है। ठीक है, और इसीलिए इसमें कार्बन उपस्थित है। अगर कार्बन उपस्थित है तो हम बोलेंगे क्या चीज़, कि ये कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक यौगिक है। तो हम बोल सकते हैं नोट में इस पॉइंट को लिखा जा सकता है। क्या लिखेंगे कि पेड़ पौधे कौमा जीव जंतु, क्या चीज़, जीव जंतु से प्राप्त अम्ल, ठीक है, कार्बनिक अम्ल होते हैं। कौन सा अम्ल? कार्बनिक अम्ल होते हैं। कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? ऐसा अम्ल जिसमें कार्बन उपस्थित हो। ठीक है, तो इसमें देखो कार्बन उपस्थित है, C मतलब होता है कार्बन, यहाँ भी C और C है, यहाँ भी C है। इसका मतलब इसको पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से प्राप्त किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि आयन के आधार पर प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल हो गया। ठीक है, अब हम समझते हैं उपस्थिति के आधार पर कौन सा अम्ल के प्रकार। ठीक है, तो हम लिखेंगे, डाल लीजिए अगला हेडिंग। दूसरा क्या है? उपस्थिति के आधार पर अम्ल। उपस्थिति के आधार पर अम्ल। उपस्थिति के आधार पर जो अम्ल होता है वो दो प्रकार का होता है। सबसे पहले रासायनिक अम्ल। कौन सा? रासायनिक। तो यहाँ पे डाल दीजिए हेडिंग, रासायनिक अम्ल। इसको समझिए। ठीक है, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे केमिकल एसिड। ठीक है, ध्यान देंगे, रासायनिक पदार्थ से जो अम्ल बनेगा, रासायनिक पदार्थों के द्वारा या रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जो अम्ल बनता है उसे हम बोलते हैं रासायनिक अम्ल। ठीक है, तो इसमें हम ऐसा बोल सकते हैं कि रासायनिक पदार्थों से बने हुए अम्ल को रासायनिक अम्ल कहते हैं। तो लिख लेते हैं, रासायनिक पदार्थों से बने हुए अम्ल, ठीक है, को रासायनिक अम्ल कहते हैं। रासायनिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, इसमें कहीं डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, रासायनिक अम्ल से ही ये मिलके बना होना चाहिए, रासायनिक पदार्थों से ही मिलकर के बना होना चाहिए। ठीक है, इसका मैं उदाहरण देता हूँ। देखिए, ये जो एसिड है, जो प्रबल अम्ल, ये सारे जो होते हैं ये रासायनिक पदार्थों से ही मिलकर के बने होते हैं। इसीलिए हम इसके एग्जाम्पल में भी यही चीज़ लिख सकते हैं। तो HCl, H2SO4, HNO3 आदि, ये सब क्या है? ये हमारा रासायनिक अम्ल होते हैं। ठीक है, इतना बात आपको समझ गया।
जो लोग लिख चुके होंगे उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं लिखे हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे समझते हैं। ले लिए स्क्रीनशॉट? ओके। अब यहाँ पे दूसरा अम्ल समझते हैं। दूसरा अम्ल का नाम है प्राकृतिक अम्ल। प्राकृतिक अम्ल, या आप प्राकृतिक अम्ल को बोल सकते हैं प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल। प्रदत्त यानी प्रकृति में उपस्थित होता है ना, प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल यानी प्रकृति ने प्रदान किया है जिस अम्ल को। हम इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि प्रकृति में उपस्थित पदार्थों से जो अम्ल प्राप्त किया जाता है, ठीक है, प्रकृति में जितने भी पदार्थ उपस्थित हैं उनसे जो अम्ल हम प्राप्त कर सकते हैं, ये जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, इससे जो अम्ल हम प्राप्त करेंगे उसी को बोलते हैं हम प्राकृतिक अम्ल। ठीक है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि प्रकृति में उपस्थित ठीक है पदार्थों से ठीक है जो अम्ल प्राप्त किया जाता है उसी को बोलते हैं, ठीक है, उसे प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल कहते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कहते हैं। ठीक है, आपका नोट्स भी बनते हुए चलेगा यदि आप पेन और कॉपी लेकर के बैठे हुए हैं तो। एक चार्ट बना करके इसमें लिखिए प्रकृति प्रदत्त पदार्थ, यानी प्रकृति में कौन सा पदार्थ उपस्थित है, और इसमें लिख लीजिए प्रकृति प्रदत्त अम्ल। ठीक है, यानी प्रकृति में ऐसा कौन सा पदार्थ है और इसमें कौन सा अम्ल है, इस साइड लिखेंगे। सबसे पहली बात आपको बता दूं कि संतरा में होता है साइट्रिक अम्ल। संतरा जो होता है इसमें होता है साइट्रिक अम्ल, क्योंकि संतरा जो होता है ये हमारा पेड़ पौधे से प्राप्त होने वाला अम्ल है, इसीलिए साइट्रिक अम्ल हो गया। नींबू में भी साइट्रिक अम्ल होता है। किसमें? नींबू। कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल, क्योंकि नींबू को भी हम पेड़ पौधों से प्राप्त करते हैं। ओके। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्सैलिक अम्ल। समझे कि नहीं? टमाटर जो होता है खाने में कैसा लगता है? खट्टा लगता है। ओके। सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। सिरका, इसमें होता है एसिटिक अम्ल। कैसे लिखें? एसिटिक अम्ल। ओके, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। कौन सा? इमली में टार्टरिक, बोल ही नहीं पा रहे हैं जी। इमली में होता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, आप इसको बोलने का ये प्रयास कीजिएगा। समझे कि नहीं समझे? और कच्चा आम में भी होता है। कच्चा आम में भी होता है यही सेम अम्ल। कौन सा? टार्टरिक अम्ल। ठीक है, ये जितना भी मैं बात आपको बता रहा हूँ इन सबको आप याद कर लीजिएगा। ओके। आंवला में होता है एस्कार्बिक अम्ल। क्या चीज़? आंवला में होता है एस्कार्बिक। कैसे लिखें? एस्कार्बिक अम्ल।
ठीक है। ये सब जितने भी अम्ल मैं बता रहा हूँ ये सब प्राकृतिक प्रदत्त अम्ल हैं। ओके। दही में होता है ऑक्सैलिक अम्ल, सॉरी हाँ लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। ओके। दही में जो होता है, दही में इसमें होता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको बता रहा हूँ, चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में या नेवल की पौधा में फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है। चींटी के डंक कहो, ठीक है, चींटी के डंक, चींटी के डंक कहो, या फिर कहो क्या चीज़, बिच्छू के डंक, बिच्छू के डंक। इसमें होता है फार्मिक एसिड। कौन सा? फार्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल। समझे कि नहीं समझे? आप इतना सा अम्ल को कम से कम याद करके रखेंगे। ठीक है। इतना अम्ल को आप याद करके रखेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपको बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछ दे इस प्रश्न को और आप बता नहीं पाए, तो ये तो ठीक बात नहीं है ना। इसीलिए आप प्रकृति प्रदत्त अम्ल को अच्छे से याद कर लेंगे। हम इसके बाद पढ़ेंगे अगले लेक्चर में अम्ल के भौतिक गुण और रासायनिक गुण और भी काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको जितनी भी बातें हमने बताया है आपको समझ में आया कि नहीं आया, इस बात को आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। और मैक्सिमम स्टूडेंट आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़ने का प्रयास कीजिए। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद, दिल से धन्यवाद है। ठीक है। लेकिन एक बात और कह रहे हैं, जब भी आप किसी वीडियो को देखिएगा तो क्रम से सीरियल नंबर से ही देखा कीजिए। ओके। प्लेलिस्ट का लिंक मैं बोल रहा हूँ कि वीडियो को शुरुआत में ही आई बटन पे एक लिंक आती है, यहाँ पे आप उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, या तो फिर मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।